हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। हम यहाँ पर बॉडी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा कि हमारी बॉडी में मूवमेंट हमारे दो ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्रों के द्वारा होता है, जिसमें हमने बात की है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र और मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशीय तंत्र। अब इसमें से आप पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों को, यानी कि मांसपेशीय तंत्र जो है और कंकाल तंत्र जो है, दोनों के बारे में हमने बात की है। हमने कंकाल तंत्र में जोड़ देखे, अलग अलग प्रकार के जोड़ होते हैं जिनमें अलग अलग दिशाओं में गति पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। साथ ही साथ मांसपेशियां किस प्रकार से गति करने में सहायक होती हैं उसके बारे में हमने बात की है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो हमने बात की ह्यूमन के बारे में, मनुष्यों के बारे में, कि मनुष्यों में गति कैसे होती है। अगर हम देखें कि मनुष्य के अलावा जो और जीव हैं उनमें गति कैसे होती है, तो हम पाएंगे कि अलग अलग जो जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार से गति करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको गति करने के लिए कंकाल तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उनके जो मांसल भाग हैं वही गति करने में सहायक होते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी गति कैसे होती है, उनकी चाल कैसे होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेंगे अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले हमने बात किया कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम आए हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, और लास्ट है मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशीय तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है, बॉडी मूवमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं इसके बारे में हमने बात की है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें, हमने बात की है हमारी बॉडी के अलग अलग जो भाग होते हैं वो हड्डियों से बने होते हैं। हड्डियों का एक ढांचा होता है, उसके ऊपर आपकी मसल्स और आपकी स्किन होती है, जिससे कि आप पूरी बॉडी को देख पाते हैं। तो आपको अलग अलग नंबर ऑफ बोन्स बताए गए हैं, 29 होती हैं स्कल बोन, जो आपकी खोपड़ी या कपाल की जो हड्डियां होती हैं। 26 होती है वर्टिब्रल बोन, जो आपके बैकबोन में होती हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी में होती हैं। जो आपकी रिब्स होती हैं जिन्हें हम पसलियां कहते हैं वो 24 होती हैं, यानी कि एक साइड 12, दूसरी साइड भी 12, आपके राइट और लेफ्ट साइड में। ठीक है। और एक बीच में होती है स्टर्नम, जो आपके फ्रंट, जो आपका चेस्ट वाला रीजन है वहां पर पाई जाती है। तो ये हमारे कुछ बोन्स हमने यहाँ पे देखी हैं। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में, जोड़ के बारे में, जिसमें आपने अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार की गति होती है। उसके बाद हमने बात की है पाइवोट जॉइंट के बारे में, हिंज जॉइंट के बारे में, और लास्ट हमारा फिक्स जॉइंट आता है, यानी कि स्थिर जोड़ जिसमें कोई गति नहीं होती है, वो आपके पाई जाती है आपके स्कल यानी कि आपकी खोपड़ी में। ठीक है। इसी के साथ हमने कुछ एक्सरेज के बारे में बात किया, जो हमें बताता है हड्डियों की संरचना किस प्रकार की होती है, हड्डियां कैसे यहाँ पर दिखती हैं। तो ये है एक्सरे, जिसमें आप देख सकते हैं हाथ का जो एक क्लियर इमेज है, जिसमें आप हड्डियों को गिन भी सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। मसल्स के बारे में हमने बात की कि मसल्स यानी कि मांसपेशियों में कैसे गति होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है। कार्टिलेज या उपास्थि का क्या रोल होता है, उसके बारे में हमने बात की है। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है गेट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की चाल। हमने कहा जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्नेल है, आपने कहा यहाँ पे स्नेक है, फिश है, कॉकरोच है, एक बर्ड है। तो आपने कहा ये अलग अलग जो जीव होते हैं जैसे अर्थवॉर्म है, इनमें कैसे गति पाई जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कहा कि जो मनुष्य हैं, जो ह्यूमन है, वो चलते हैं। ठीक है, उनमें गति पाई जाती है, जिसमें आपका स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम भाग लेते हैं। तो मनुष्य के अलावा जो और जीव हैं उनमें गति किस प्रकार से होती है, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ। केंचुआ आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है एक केंचुआ। ठीक है, जो कि आपको पहले भी बताया गया कि जैसे गोबर होता है वहां पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे केंचुए मिल जाएंगे, तो ये केंचुआ है। ठीक है। इमेज को देख करके अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केंचुआ आपने कहाँ देखा है और किस प्रकार का होता है।
इंटरेस्टिंग चीज केंचुए के बारे में ये है, आपने कहा द अर्थवर्म डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटन, यानी कि केंचुए का कोई आंतरिक कंकाल नहीं होता है। तो कंकाल आंतरिक भी होता है यानी कि एंडोस्केलेटन, और यानी कि इंटरनल स्केलेटन और एक्सटर्नल स्केलेटन दोनों प्रकार का होता है। आंतरिक कंकाल या बाह्य कंकाल जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि आंतरिक कंकाल वो होता है जिसमें कंकाल तंत्र अंदर से है और बाहर उसकी मांसपेशियों से कंकाल तंत्र ढका हुआ रहता है, जैसे कि मनुष्यों में। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें कंकाल तंत्र बाहर से होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कॉकरोच को, आपने देखा होगा कॉकरोच का जो कंकाल होता है वो बाहर होता है। आपको ये भी बोला गया था कि अगर किसी ने कॉकरोच को कभी टच किया हो तो उसने देखा है कि कॉकरोच का बाहरी हिस्सा थोड़ा सा कठोर होता है अंदर के कंपैरिजन में, यानी कि जो अगर जब आप कॉकरोच को उल्टा करेंगे तो वो उसके अंदर का भाग होता है, इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स जो हम कहते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स आपको उल्टा करने पे दिखेंगे, और जब आप उल्टा करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका बाहरी जो आवरण है वो कठोर होता है। तो बाहरी आवरण उसका क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। अगर हम केंचुए की बात करें तो केंचुए में कोई आंतरिक कंकाल नहीं होता है, लेकिन बाहर से भी हमने केंचुए में कोई कंकाल नहीं देखा है। पहली चीज तो ये है। दूसरा दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है यहाँ पे, the body is made up of many rings joined end to end, and muscles attached to these rings helps to extend and shorten the body. आपने कहा यहाँ पे क्या होता है, शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े कई छल्लों से बना होता है इनका शरीर, और इन छल्लों से जुड़ी मांसपेशियां शरीर को फैलाने और छोटा करने में मदद करती हैं। जैसे हमने कहा अगर आपने केंचुआ देखा होगा तो केंचुआ कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, केचुआ कुछ इस प्रकार का है। अगर इस केचुए को हम सीधा करें और इसमें बीच में छल्ले बने होते हैं इस प्रकार से, अगर हम इसे सीधा करें तो हम केचुए को ऐसे देख सकते हैं कि केंचुआ ऐसा है, केंचुआ ऐसा है। ठीक है, ये केंचुआ है, हमने इसे बिल्कुल सीधा किया हुआ है। अब ये जो केंचुआ है ये सिकुड़ा हुआ रहता है इतना छोटा, और इसमें रिंग बनी हुई रहती है इस प्रकार से। अब इसमें क्या होगा, ये जो केंचुआ है ये कुछ इस प्रकार की गति करेगा। ये आप समझ रहे हैं, यानी कि ये क्या करेगा, जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, जैसे कि ये आगे जा रहा है तो पहले ये क्या यहाँ पे क्या करेगा, जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा, ये आगे की ओर बढ़ता जाता है, पीछे का हिस्सा फिर आगे की ओर सरकेगा, फिर ये और आगे जाएगा तो पीछे का हिस्सा और आगे आएगा, फिर ये और आगे जाता है तो पीछे का हिस्सा खिंचता हुआ चला जाता है। इनमें अलग अलग रिंग बनी हुई होती हैं जो कि इनकी गति करने में इनकी सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा the skin of earthworm also has a large number of teeny bristles that helps them to get a food grip on the ground। आपने कहा कि केंचुए की त्वचा में बड़ी संख्या में छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, या फिर ब्रिस्टल्स जिन्हें हम कहते हैं, जो जमीन पर अच्छी पकड़ बनाने में मदद करते हैं। यानी कि वो क्या करेंगे, अटैच होने में, सरफेस से अटैच होने में इनकी मदद करते हैं। Repeated extension and contraction of the body muscles enable the earthworm to move थ्रू द सॉइल, यानी कि शरीर की मांसपेशियां बार बार विस्तार और संकुचन से केंचुए मिट्टी में घूमने में सक्षम होते हैं। यानी कि केंचुआ क्या करेगा, सबसे पहले आगे की ओर चलता है। ठीक है, आगे की ओर पहले आगे का हिस्सा बढ़ता है, फिर पीछे का हिस्सा बढ़ता है। अगर आपने केंचुए देखे हैं और आपने उन्हें चलते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कि पहले उसके आगे का हिस्सा बढ़ेगा, फिर उसका पीछे का हिस्सा बढ़ेगा, फिर आगे का हिस्सा बढ़ेगा, फिर पीछे का हिस्सा बढ़ेगा। तो क्या होता है, जब आगे का हिस्सा बढ़ता है तो वो फैल जाता है, जब पीछे का हिस्सा बढ़ता है तो फिर वो संकुचित हो जाता है, फिर आगे का हिस्सा बढ़ेगा तो वो फैल जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा है। हमने कहा जैसे कि ये है केंचुआ, ठीक है, ये केंचुआ है। जब इसके आगे का हिस्सा बढ़ेगा, ये आगे का हिस्सा इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा, ठीक है, ये आगे का हिस्सा आगे की ओर बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होगा,
आगे का हिस्सा जब आगे की ओर बढ़ा तो ये हो जाता है विस्तार, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, दूसरी स्टेज में क्या होगा, दूसरी स्टेज में पीछे का हिस्सा बढ़ेगा और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में अगेन क्या होता है, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि आगे अगर विस्तार है तो पीछे क्या है, संकुचन है। पीछे अगर विस्तार है तो आगे क्या है, संकुचन है। तो आगे क्या होगा, जो केंचुआ है उसकी पहले आगे का शरीर बढ़ेगा, यानी कि आगे का शरीर विस्तृत होगा। फिर पीछे का शरीर जब बढ़ता है आगे की ओर तो वो संकुचित यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से इसमें क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। तो क्लियर है इतना कि जो केंचुए होते हैं, हमने इतना पाया है कि केंचुए में कोई हड्डियां नहीं होती हैं, जिनकी वजह से वो क्या करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट करेंगे। क्योंकि हड्डियां नहीं है तो जॉइंट्स भी नहीं पाए जाते हैं, ये मांसपेशियों के द्वारा ही यहाँ पे गति करते हैं। क्लियर है, तो एक बार आप सारे पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये है यहाँ पर केंचुआ, और केंचुए में आपने कहा केंचुआ क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड ब्रिस्टल्स प्रेजेंट अंडर द बॉडी गिव द ग्रिप। आपने कहा कि यहाँ पर ये आपको ब्रिस्टल्स दिखाए गए हैं जो बॉडी के यहाँ पे अंदर की साइड रहते हैं और ये ग्रिप देंगे, यानी कि ये पकड़ने में यहाँ पे मजबूती देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आपने केंचुए की संरचना देख ली है। अब आपको हमने यहाँ पे डिस्कस क्या किया है कि ये है केंचुए की आगे की साइड। ठीक है, अब जैसे केंचुआ यहाँ से आगे बढ़ेगा तो आपने कहा पीछे से भी यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो जब पीछे से आगे बढ़ता है तो बॉडी यहाँ पे संकुचित हो जाती है और यहाँ पे विस्तृत हो जाती है। तो एक साथ गति नहीं होती, पहले आगे का भाग आगे बढ़ेगा फिर पीछे का भाग आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है घोंगा। घोंगा अगर आपने देखा होगा, जिसे हम स्नेल कहते हैं, तो ये जो इमेज आपके पास आती है, ये वाली जो इमेज है ये है घोंगा। ठीक है, घोंगे को आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे बहुत सारे आपको स्नेल्स देखने को मिल जाएंगे। इनको जब आपने गति करते हुए देखा होगा तो बहुत स्लोली मूव करते हैं, जैसे कि स्नेल भी स्लोली मूव करते हैं, यानी कि धीरे धीरे गति करते हैं, वैसे घोंगा भी यहाँ पे धीरे धीरे गति करता है। तो घोंगे को देखने में क्या लगता है कि जैसे घोंगा कैसे चल रहा है, घिस करके चल रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी क्या होती है, बॉटम से अटैच्ड होती है और वो जैसे कि घिस के चलते हैं। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे घोंगे के बारे में कि घोंगा कैसे गति करता है। तो आपने कहा snail move with the help of their muscular flat foot। घोंगा अपने मांसल और सपाट पैर की मदद से चलते हैं। तो नीचे पैर होते हैं घोंगा के और वो कैसे होते हैं, मांसल होते हैं, यानी कि वो मांसपेशियों से बने हुए होते हैं। ठीक है, पहली चीज क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है दे ग्लाइड अलोंग द सॉलिड सरफेस विच इज lubricated with mucus। वो एक ऐसे ठोस सतह पे सरकते हैं जो यहाँ पर जिनमें क्या होता है, जो म्यूकस है, म्यूकस नीचे से लगा होता है। ये म्यूकस वो जैसे आपने देखा होगा अगर घोंगा चल रहा है तो आप देखेंगे कि पीछे से वो गीला जो सरफेस है वो छोड़ता हुआ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि म्यूकस निकलता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो घोंगे की बॉडी से निकलता है, और ये पदार्थ इसलिए निकलता है ताकि जो घोंगा है या जो स्नेल है वो आसानी से आगे की ओर बढ़ सके या सरक सके। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखेंगे, जब भी आपको स्नेल देखने का मौका मिले तो आप एक बार देखेंगे। रेनी सीजन में बहुत इजीली देखे जाते हैं, मोस्टली सभी जगह पर आप इन्हें देख सकते हैं। दिस मोशन इज पावर्ड बाय अ सक्सीडिंग वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन द फुट। आपने कहा ये जो गति है पैर की मांसपेशियों में संकुचन के क्रमिक तरंगों द्वारा संचालित होती है। अब आपको ध्यान होगा तो हमने संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि जो विस्तार होता है उसके बारे में पढ़ा था। अभी तक हम यही देख रहे हैं, जैसे हमने ह्यूमन में मूवमेंट पढ़ी है, हमने स्नेल में मूवमेंट पढ़ी है,
हमने अर्थवॉर्म यानी कि केचुए में मूवमेंट पढ़ी है। तीनों में हम यही देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि संकुचन हो रहा है और यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पे मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों जो पॉइंट्स है आप पढ़ेंगे और इन्हें क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके पास इमेज आती है स्नेल की। ठीक है, तो आपने इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इस प्रकार की जो संरचना है वो देखी होगी। अब आपको करना क्या है, स्नेल आपने देखा था, आपको स्नेल का जो डायग्राम है वो बनाना है और साथ ही साथ जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म का डायग्राम भी आपको अपनी आपकी कॉपी में बनाना है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है, आपको डायग्राम बनाने होंगे। एक बार आप कोशिश कर लेंगे, बहुत क्लियर इमेज आपके पास आई है। तो जैसे जैसे इमेज में दिख रहा है वैसे वैसे आप बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे स्नेल को। तो चलिए जल्दी से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अगर आपका रह जाता है तो आप लोग इसे घर से कंप्लीट करके लेकर के आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉकरोच के बारे में, जो सभी ने देखा होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने कॉकरोच को नहीं देखा है। तो कॉकरोच में कैसी गति होती है, अगर हम देखें, आपने कहा द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। यानी कि हमने क्या बोला है, जो कॉकरोच है, कॉकरोच का शरीर एक कठोर बाहरी कंकाल से ढका ढका होता है जो विभिन्न इकाइयों को एक साथ जोड़कर बना होता है। तो हमने कहा कॉकरोच में जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, यानी कि एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे कि मनुष्यों में क्या होता है, एंडोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन का मतलब हमने क्या बोला था, जैसे आप उसे टच करेंगे आपको जो हार्ड पार्ट लगेगा वो उसका क्या होता है, स्केलेटन होता है। आप सोचेंगे कि जब जैसे कोई कॉकरोच मर जाता है तो वो तो पूरा यहाँ पे पिचक जाता है, उसका जो स्केलेटल सिस्टम है, उसका जो स्केलेटल है, उसका जो कंकाल है वो तो पूरा पिचक जाता है। तो ऐसा कैसे, क्योंकि कंकाल तो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपने कहा अलग अलग जीवों का जो कंकाल है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हमारी हड्डियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, हमारे कंपैरिजन में जो कॉकरोच होगा उसका जो कंकाल होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन आपने कहा कि अगर हम कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका जो आंतरिक हिस्सा है वो मांसल होता है और बाहरी कैसा होता है, आपने कहा वो यहाँ पे उसका कंकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट फॉर फ्लाइंग। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पास आगे भी आती हैं। आपने कहा चलने के लिए इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। ध्यान रखिए, 3 पैर की बात नहीं हुई, 3 जोड़ी पैर की बात हुई है। और उड़ने के लिए इनके जो चेस्ट रीजन होता है या छाती जो होती है उनमें 2 जोड़ी पंख जुड़े होते हैं, यानी कि चेस्ट से 2 जोड़ी पंख जुड़े होंगे जो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और 3 जोड़ी यहाँ पे क्या होते हैं, इनमें पैर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा इट हैज डिस्टिंक्ट मसल्स दैट आर यूज्ड फॉर मूवमेंट, यानी कि हमने कहा इनमें विशिष्ट मांसपेशियां होती हैं जिनका उपयोग गति के लिए किया जाता है। तो मसल्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, अभी तक हमने जितने भी जीवों के बारे में बात की है, मसल्स या मांसपेशी सभी में इम्पॉर्टेंट है चलने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द मसल्स अटैच टू द लेग हेल्प इन वॉकिंग। आपने कहा कि पैरों से जुड़ी जो मांसपेशियां होती हैं वो चलने में मदद करती हैं, यानी कि जो
पैरों में जो मांसपेशियां होंगी वो क्या करेंगे, चलने में मदद करेंगे। The breast muscles attached to the wings help in flying, although they are not good flyers. तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होंगे, जो इनके चेस्ट से जुड़ी हुई मांसपेशियां होती हैं उड़ने में मदद करती हैं। हालांकि ये अच्छे उड़ने वाले नहीं होते। अच्छे उड़ने वाले नहीं कि सारे कॉकरोच उड़ नहीं सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ कॉकरोच उड़ते हैं लेकिन वो भी बहुत लंबा नहीं उड़ते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लाई करेंगे। तो ये हमने बात किया कॉकरोच के बारे में। ठीक है, कॉकरोच सभी ने देखा है, एक बार आप लोग इमेज देख लेंगे, ये है कॉकरोच। और इन सारे पॉइंट्स को सबसे पहले आपको पढ़ना है, इन्हें नोट करना है और साथ ही साथ कॉकरोच का जो डायग्राम है वो आपको बनाना है। तो जैसे भी आपको आता है आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे, जैसे आप बनाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बनाने की, तो आप आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग कोशिश करेंगे तिलचट्टा यानी कि जो कॉकरोच है उसका डायग्राम, स्नेल जो है उसका डायग्राम, और जो केचुआ है यानी कि जो अर्थवॉर्म है उसका डायग्राम। चलिए, सो क्लास आज हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट है उसके बारे में बात की है। हमने देखा अलग अलग जीव कैसे यहाँ पे गति करते हैं, जिसमें आपने अर्थवर्म यानी कि केंचुआ, स्नेल यानी कि घोंघा और कॉकरोच के बारे में बात की है। ऐसे ही और जो ऑर्गेनिज्म है आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके बड़े हैं घर में या जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके यहाँ पे सीनियर हैं, उनसे आप पूछेंगे कि अलग अलग जीव किस प्रकार से गति करते हैं। तो इसके आगे का जो हमारा चैप्टर है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।